हम प्लानिंग इन इंडिया पढ़ रहे थे और आज हम सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। इस प्लान की स्ट्रैटेजी महालनोबिस ने दी थी और ये जो प्लान था ये 1956 से लेकर 61 तक रहा। अब ये इस प्लान का जो बैकग्राउंड है वो किस बेसिस पे था, जैसे कि हमने अपने पहले 5 ईयर प्लान में पढ़ा था कि उस समय फूड शॉर्टेज थी और हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी और हमारा वो प्लान काफ़ी सक्सेसफुल था। उसी के बैकग्राउंड के ऊपर हमने अपना सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया। महालनोबिस को लगा कि अब हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, फूड की सिक्योरिटी हो गई है, तो अब एग्रीकल्चर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अभी हमको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मशीन्स की है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो हमें मशीन्स चाहिए सामान बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। हमारे पास प्रोडक्शन के लिए भी मशीन्स नहीं थी और बेसिकली मशीन्स ही नहीं थी। तो उनको लगा कि सबसे पहली जो नीड है हमारी कंट्री की फ़िलहाल के लिए वो रैपिड का मतलब बहुत तेज़ी से हमको अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। वो तेज़ी से क्यों चाहते थे? क्योंकि हमारा मकसद था कि हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो करें, हमारी जो नेशनल इनकम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। इसीलिए उन्हें लगा कि जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे सोशलिस्ट तरह की सोसाइटी पे। तो ये वाला जो मॉडल है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान वाला, ये सोशलिस्ट सोसाइटी को ही कंप्लीट करने के लिए है, जहाँ पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की सेल्फ सफिशेंसी के लिए एक कंट्री खुद ही उसको क्या करती है, पूरा करती है। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी हुई थी, पॉवर्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। तो पॉवर्टी को काउंटर करने के लिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को भी किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जितनी फैक्ट्रीज़ बनेंगी उतने लेबर्स वहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे। जब लेबर्स काम करेंगे तो उनके पास पैसा होगा, तो ये दोनों चीज़ों को क्या कर देगा, कम कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और पॉवर्टी भी किसी हद तक क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। तो ये सब अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया। पहले तो जो हैरोल्ड डोमोर मॉडल था उसी की बेसिस पे हम चले, पहले की तरह ही। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है हैरोल्ड डोमोर मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इस बार हमने क्या किया, सबसे पहला जो मेजर फोकस रखा वो था इंडस्ट्रीज़ बनाना, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ बनाना। और ये जो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होंगी ये कौन सेटअप करेगा, ये गवर्नमेंट सेटअप करेगी, स्टेट ओन्ड होगी। वो सोशलिस्ट पैटर्न हो गया थिंकिंग का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हमने इसीलिए 1956 की, जहां हमने डिस्टिंग्विश किया कि गवर्नमेंट कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करेगी और प्राइवेटली कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती हैं, कौन कौन सा जो इंडस्ट्री और जो सेक्टर है प्रोडक्शन का वो गवर्नमेंट के अंदर होगा और कौन कौन सा प्राइवेट को अलो किया जाएगा। फिर तीसरी चीज़, गवर्नमेंट चाहती थी कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी हमें क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो मशीनें बना रही है लेकिन खाने पीने का सामान कौन बनाएगा। जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं लोगों की कंट्री के, कपड़ा, खाना, रहने की चीज़ें, छोटा मोटा सामान, ये सब कौन बनाएगा। सो जो कंजप्शन गुड होता है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमने स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए बना दी ताकि वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सके, जैसे आटा है उसको पीस सकें। उसके बाद हमने 2 और 4 सेक्टर मॉडल रखा था। मतलब 2 एंड 4 सेक्टर जो मॉडल है वो कुछ नहीं है। 2 सेक्टर का मतलब हो गया, एक तो मशीनें बनाई जाएंगी जिस मशीनों से हम बाकी सामान बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल वाला प्रोडक्शन। और दूसरा आता है कंज्यूमर गुड्स वाली मशीन्स जो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगी। और जो 4 सेक्टर का मॉडल था वो वही हो गया, C1, C2, C3 हो गया आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जिनको आपने अलो किया हुआ है कि वो कंजप्शन गुड बनाएंगे जो कंज्यूमर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। और जो C4 वाला था वो सर्विस के लिए रखा था हमने कि सर्विस सेक्टर के लिए है। एग्रीकल्चर को हमने अभी भी ध्यान दिया हुआ था, ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर हमने बिल्कुल इग्नोर किया था, लेकिन एग्रीकल्चर को लो प्रायोरिटी दी थी एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री से, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी ज़रूरी था। अगर हम एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, तो जो पैसा हमको एक्सपोर्ट से आएगा उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं हम किस में, मशीन्स वगैरह में कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। अब ये सब करना कैसे था, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेटअप कैसे करेगी, पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो महालनोबिस ने जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस किया था कि फॉरेन लोन्स लेना फंडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिग इंडस्ट्रीज़ पे
ठीक रहेगा। और इससे ही क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उतनी ही जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव जगहों पे क्या करने के लिए। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उतना ही ज़्यादा जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो जो लेबर फोर्स है उसको क्या कर सकते थे, यूटिलाइज़ कर सकते थे अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए। सो हमारा उस साल का जो टारगेट था वो 4.5 था, लेकिन हम कितना अचीव कर सके, सिर्फ 4.3 अचीव कर सके। और बेसिकली अगर इसका हम देखा जाए फेलियर तो इसीलिए, क्योंकि फेल इसीलिए हो गया क्योंकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हमने बनाई तो, लेकिन उनको फंडिंग, उनको ठीक तरीके से चलाना, वो सब हम नहीं कर पाए, उनको अच्छे से फंक्शनल नहीं बना पाए हम। उसके बाद जो गारमेंट की भी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी वो ढंग से नहीं चली। एग्रीकल्चर को जो हमने लो प्रायोरिटी दी थी वो भी बहुत ख़राब काम था। और इसी वजह से हमारा जो टारगेट था वो हमने रखा था 4.5 का, लेकिन हम अचीव सिर्फ 4.3 कर सके थे। थैंक यू गाइस।